डेट आज 5 जुलाई 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना लास्ट आइस एरिया। लास्ट आइस एरिया एक एरिया है, क्षेत्र है जिसका नाम दिया गया है। ये आर्कटिक रीजन में है। आर्कटिक रीजन कहाँ पे है? आप सबने देखा है, ये आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन है। और यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के नदन साइड में एक ग्लेशियर है। इसके उत्तरी भाग में नॉर्थ साइड में एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब बर्फ जमी जो होती है बहुत ही ज़्यादा, माउंटेन ऑफ आइस, उसी को ग्लेशियर बोलते हैं। तो वो यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये सबसे लास्ट में पिघलेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है ना, जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे ग्लेशियर था उसका नाम दिया था लास्ट आइस एरिया। इसलिए दिया था, ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था, ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था कि ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था कि ये जो एरिया है लास्ट आइस एरिया, ये सबसे लास्ट में पिघलेगा। जब सब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो ये सबसे लास्ट में पिघलेगा, मेल्ट होगा। पिघलने का मतलब है मेल्ट होना, इंग्लिश में मेल्ट होगा। तो इसलिए इस एरिया का नाम रखा था लास्ट आइस एरिया। ये ग्रीनलैंड के नदन साइड में लोकेटेड है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये ग्रीनलैंड है और ये आपका जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसी एरिया को बोलते हैं लास्ट आइस एरिया। यहाँ पे ये पूरी अर्थ देख सकते हो, अर्थ का ये वाला हिस्सा दिखा रखा है, ये वाला है बीच वाला। यहाँ पे ये जब ऐसा प्रोजेक्शन ये लगाया था 2040 तक क्या होगा, जैसे ही समर बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से आर्कटिक पिघलेगा। तो ये लगभग 2040 में क्या होगा, यहाँ पे जो आर्कटिक रीजन है यहाँ पे ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस एरिया का ये अनुमान लगाया था, एक्सपेक्टेशन लगाई थी साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, कि ये सबसे लास्ट में पिघलेगा ये वाला एरिया। इसलिए इसका नाम रखा था लास्ट आइस एरिया, नाम रखा था इसका। ये WWF कनाडा क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, जो नेचर को कंजर्व करने का काम करती है। रीजनल इसकी ऑफिस होते हैं, जैसे इंडिया में भी ऑफिस है, उसका नाम है WWF इंडिया। ये कनाडा में है, कनाडा जो USA के नॉर्थ में जो कंट्री है। तो इसने इस एरिया का नाम रखा था, सबसे पहले इसी ने बोला था कि लास्ट आइस एरिया, लास्ट आइस एरिया। तो यही है, बस इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बगराम एयरबेस। बस इतना याद रखना है बगराम है कहाँ पे जगह, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है यूपीएससी। और ये वाला एरिया जो यूपीएससी का है बहुत ही फेवरेट एरिया है, ये इंडिया के साइड में, ये मिडल ईस्ट वाला एरिया और ये वाला एरिया। इस एरिया से आप देखना पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए अधिकतर इस एरिया से आए, या इस एरिया से आए, या इस एरिया से पूछे गए। मैप के जो क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग में, तो ये कहाँ पे, ये है अफगानिस्तान में। ये इंडिया, ये पाकिस्तान और ये आपका अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान में एरिया है जो बगराम एयरवेज है। अभी न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि यहाँ से US और नाटो फोर्सेज छोड़ के जा रही हैं। यहाँ पे अमेरिका की फोर्स थी भाई साहब, सैनिक थे, तैनात थे, ताकि अफगानिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनको रोका जा सके और यहाँ पे अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश की जा सके, शांति लाई जा सके। यहाँ पे 22 मतलब लगभग 20 ईयर से वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था आतंकवादियों को रोकने के लिए। यहाँ पे एक तालिबान ऑर्गेनाइजेशन है जिसको USA ने पहले आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा था। तो यहाँ पे शांति लाने के लिए USA ने अपने सैनिक तैनात कर रखे थे। और नाटो फोर्सेस, नाटो आप सब लोग जानते हो, ये क्या है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1949 में बनी थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध, तब बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, यूरोप की कुछ कंट्री और अमेरिका सब मिलके फोर्स देते हैं अपनी अपनी, ताकि कोई कंट्री, अगर इस जो ये कंट्री के जितने भी मेंबर है, अगर कोई दूसरा कंट्री इनके इस देश पे, इसके मेंबर पे किसी पे भी अटैक करेगा तो ये सब उसे मिलके जवाब देंगे, उससे मिलके सामना करेंगे उस कंट्री का। तो इसकी फोर्स भी यहाँ पे तैनात थी, लेकिन वो अभी छोड़ के जा रही है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका अनाउंस कर चुका है कि हम अफगानिस्तान से विदड्रॉ करेंगे, अपनी फोर्स निकालेंगे कम्प्लीटली। तो एक तरह से सिग्नल है कि अफगानिस्तान से जो फॉरेन फोर्सेज हैं, अमेरिका की फोर्सेज है, नाटो फोर्सेज हैं, वो इमीनेंटली निकाली जाएंगी। इमीनेंट का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत, अबाउट टू अकर। बस वो क्या है, सिग्नल दिया है कि हम निकालने वाले हैं यहाँ से, बगराम सिटी से। तो इतना याद रखना, अफगानिस्तान में ये। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल। ये बिल अभी तैयार किया है, ड्राफ्ट का मतलब है जैसे रूपरेखा तैयार की है कि हम जब इस एक्ट को पास करेंगे कुछ ऐसा एक्ट होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर ने
ये एक्ट पास किया है और पब्लिक डोमेन में रखा है, मतलब पब्लिक से सजेशन मांगा है कि आप बताओ भाई साहब इसमें क्या क्या कमी है और क्या क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं, क्या क्या हम सुधार लाएं, या बिल बिल्कुल सही है हम इसे पास कर दें। ऐसे पब्लिक डोमेन में रखते हैं, इंटरनेट वगैरह पे डाल देंगे इसे, पब्लिक सजेशन देगी, आप भी दे सकते हो जाके कि इसमें ये कमी है या ये इसमें सुधार करना चाहिए, और एक्सपर्ट देते हैं इसमें कि क्या क्या करना चाहिए। और ये ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, देखो ट्रैफिक, वैसे ये ट्रैफिक की स्पेलिंग वही है जो रोड पे ट्रैफिक लगता है ना गाड़ियों को, वो स्पेलिंग है ट्रैफिक की भी, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब और है, क्योंकि उस वाले ट्रैफिक का मतलब भी यही स्पेलिंग है। और ट्रैफिक का मतलब होता है तस्करी करना, मानव की तस्करी, तस्करी का मतलब होता है मानव को बेचना। जैसे आप वस्तुएं खरीदते बेचते हो, ऐसे ही क्या है, जो पर्सन है, मैन या वुमन, चिल्ड्रन, बच्चों को आदमी औरत को आप गुड्स की तरह, वस्तुओं की तरह खरीदना या बेचना, उसे बोलते हैं ट्रैफिकिंग। तो ये जितने भी पर्सन हैं, चाइल्ड, वुमन, या आपके जो कोई मेल फीमेल है, उनको खरीदा बेचा जाता है, उसको रोकना है, इसका काम, इस बिल का काम, जो ये एक्ट जब बन जाएगा, अभी बिल ड्राफ्ट किया है 2021 का, क्या क्या इस बिल में प्रोविज़न रखी गई हैं। इसमें रखा गया है कोई भी ऐसा ऑफेंडर जो अपराध करता है उससे सज़ा दी जाएगी, स्ट्रीजेंट पनिशमेंट, मतलब सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, और फाइन लगेगा, हेफ्टी फाइन्स, ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगेगा, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब सीज कर दी जाएगी, जब्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट है कि ये बिल देखो वुमन, चिल्ड्रन को भी प्रोटेक्ट करता है, उसके अलावा ट्रांसजेंडर पर्सन को भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे ट्रांसजेंडर क्या होता है, ट्रांसजेंडर बोलते हैं, देखो भाई साहब, जो जैसे अभी जन्म के समय पे लड़का है और उसने बाद में अपना जेंडर है, जो अपना जेंडर है चेंज करा लिया, जैसे लड़का पैदा हुआ और बाद में चेंज करा लिया, लड़की बन गया, या लड़की हुई लड़का हो गया, आपने केस सुने होंगे ऐसे। या फिर जो थर्ड मैन होता है, मतलब जो हिजड़े होते हैं, उनको भी ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो ये भी कवर होंगे, ऐसे पर्सन भी इस बिल में, कि अगर इनकी भी तस्करी की जाएगी, इनको भी खरीदा बेचा जाएगा, तो उन्हें भी विक्टिम समझा जाएगा, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग। विक्टिम का मतलब होता है कि जिसके साथ घटना हुई है, जैसे मान लो ये ए आदमी है, ए ने बी आदमी को मार दिया, तो विक्टिम इसमें बी आदमी हो गया, मरने वाला, और ऑफेंडर कौन हो गया, अपराध करने वाला ए आदमी, क्योंकि इसने मारा है, तो ये ऑफेंडर हो गया, क्रिमिनल हो गया, जिसने अपराध किया है। समझ गए। तो ये भाई साहब ट्रांसजेंडर, वुमन, चिल्ड्रन, इनको इंक्लूड करेगा। और इस ड्राफ्ट में ये रखा गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, पहले एक बिल है 1956 का ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, इंडिया में बना हुआ है, वो ये कहता है कि ट्रैफिकिंग जब समझी जाएगी जब एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसे मान लो दिल्ली से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया, कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया, तभी ट्रैफिकिंग समझी जाएगी कि उसे आदमी को बेचा है। लेकिन ये प्रोविज़न इस 2021 के बिल में रिमूव कर दी, डज अवे विद का होता है, डू अवे विद का मतलब होता है हटाना, हटा दी प्रोविज़न जो पहले थी, ये कि अब ज़रूरी नहीं है कि जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे वन प्लेस से अनदर प्लेस पे तभी उसे विक्टिम समझा जाएगा ट्रैफिकिंग का, ना ना, कोई ज़रूरी नहीं है। आपने यहीं पे बेच दिया, मान लो आप दिल्ली में, दिल्ली से दिल्ली में बेच दिया, पड़ोस से पड़ोस में बेच दिया आदमी को, तब भी वो समझा जाएगा कि आपने ट्रैफिकिंग की है। इसमें क्या है नेक्स्ट प्रोविज़न ये है कि मान लो इसमें और जो एक्सप्लोटेशन की फोर्स मतलब फॉर्म है वो इंक्लूड की गई है। एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है शोषण करना, किसी को परेशान करना, जैसे प्रोस्टिट्यूशन का एक्सप्लोटेशन करना, प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं वेश्या को, तो इनका एक्सप्लोटेशन करना, या किसी भी फॉर्म, कोई सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन की कोई भी फॉर्म हो, इंक्लूडिंग पोर्नोग्राफी, आप किसी की अश्लील फ़ोटो या वीडियो बना के इंटरनेट पर डाल देते हो, या आप किसी के साथ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन करते हो, किसी को मारते पीटते हो आप, या किसी से फोर्स लेबर कराते हो, ज़बरदस्ती किसी से काम कराते हो आप, या फिर कम पैसे में काम कराते हो आप, आपने मजदूर हायर किया, आपने उसे 400 रुपये बोल के हायर किया, लेकिन दे रहे हो सिर्फ आप उसे 200 रुपये, तो ये फोर्स लेबर में आ जाते हैं ऐसे। या सर्विस करा रहे हो कोई आप, उससे फोर्सफुली सर्विस, या स्लेवरी, गुलाम बना के रखा है किसी को, या आप कोई भी प्रैक्टिस जो स्लेवरी की गुलामी के बराबर हो, या फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन, या आप जैसे एक आदमी आपने उठा लिया और उसके ऑर्गन आपने रिमूव कर दिया बॉडी से, उसकी किडनी चुरा लिया आपने डॉक्टर से गठबंधन करके, उसकी किडनी बेच दिया आपने, उसे पता भी नहीं चला, बेहोश करके किडनी बेच दिया और उस पर आपने टाँके वाँके लगा के छोड़ दिया उसे, तो ये सब किस में आएंगे, ये सब फॉर्म आएंगे ट्रैफिकिंग में। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, किस किस आदमी पे लागू होगा ये, मतलब क्रिमिनल कौन कौन समझे जाएंगे, अपराधी। इसमें कोई भी सिटीजन हो,
या तो इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर क्राइम हो, इंडिया का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, चाहे उसने भारत में ट्रैफिकिंग की है चाहे भारत के बाहर कहीं भी देश में ट्रैफिकिंग की है, सब जगह लागू होगा एक्ट। ये पर्सन उस पर भी लागू होगा। मान लो आप पानी में हो, समुद्र में हो, उसके समुद्र के जहाज पे या किसी एयरक्राफ्ट पे जो इंडिया में रजिस्टर है, वहाँ पे अगर आप इंडिया के सिटीजन को कैरी करके लेके जा रहे हो, तब भी ये ट्रैफिकिंग समझी जाएगी और उस पर्सन को सज़ा मिलेगी जो ट्रैफिकिंग कर रहा है। नेक्स्ट, कोई फॉरेन नेशनल है, कोई विदेशी आदमी है या फिर कोई स्टेटलेस पर्सन है। स्टेटलेस पर्सन होते हैं जिनके पास किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं होती, नागरिकता नहीं होती। जैसे आप रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, रोहिंग्या मुस्लिम कौन है? ये आए हैं म्यांमार से, जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बस गए हैं, जिन्हें अभी बांग्लादेश ने जो भूषण 4 आइलैंड पे बसाया है, और वहाँ पे बांग्लादेश अपनी सिटीजनशिप देगा। इन्हें अभी दी नहीं है, कुछ लोगों को दी नहीं है, कुछों को देगा। तो जिनके पास किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं है ना, बस ऐसे ही घूम रहे हैं किसी न किसी देश में, तो वो भी अगर करते हैं कोई भी क्राइम यहाँ पे इंडिया में कोई भी क्राइम करते हैं, तो उनको भी समझा जाएगा भाई, उनको भी सज़ा दी जा सकती है इस एक्ट से। इनमें कोई भी मतलब क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन होंगे, आप एक देश से दूसरे कंट्री में मतलब ट्रांसफ़र कर देते हो, वो भी क्राइम समझा जाएगा, ट्रैफिकिंग में आएगा और उसको अपराधी को सज़ा दी जाएगी। कोई भी डिफेंस पर्सनल है या गवर्नमेंट सर्वेंट है, डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, कोई भी डॉक्टर, मतलब पैरामेडिकल स्टाफ क्या है, मिलिट्री, मतलब जो पैरामेडिकल स्टाफ का मतलब है, एक तो डॉक्टर हो गए, डॉक्टर से नीचे जो नर्स वगैरह कोई भी है जो मिले हुए हैं इस मतलब षड्यंत्र में, ट्रैफिकिंग के में, सबको इसमें समझा जाएगा, क्रिमिनल सज़ा मिलेगी सबको। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐसी क्या प्रोविज़न है जो ट्रैफिकिंग को रोकती हैं, और ऐसे लेजिस्लेटिव प्रोविज़न क्या हैं, ऐसे कानून क्या बने हुए हैं हमारी कंट्री में पहले से? क्योंकि अभी ये तो 2021 में ड्राफ्ट तैयार किया और बिल अभी पेश किया है, अभी एक्ट तो बना नहीं है, कानून तो बना नहीं है। कानून तो तब बनेगा जब पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट अपने साइन कर देंगे, असेंट दे देंगे, तब होगा। तो इससे पहले क्या कोई प्रोविज़न है? जी हाँ, बिल्कुल है। आर्टिकल 23 का क्लाउज 1 ये कहता है हमारा संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो ह्यूमन बींग्स की, मानव की, किसी पर्सन की ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकता है ये आर्टिकल। और इसके लिए गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल के अंदर, इस आर्टिकल को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था 1956 में, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ये बनाया था कि ये ट्रैफिकिंग को रोकता था फॉर कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी मान लो किसी भी इंसान को बेचता है किसी भी सेक्सुअल फॉर्म के लिए, और इस ऐसी फॉर्म को, एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए इसमें सज़ा दी गई है इस एक्ट में। एक क्रिमिनल लॉ है अमेंडमेंट एक्ट 2013 का, इसने क्या है, सेक्शन 370 है आईपीसी का, उसमें अमेंडमेंट किया, सुधार किया, 370 ए इंक्लूड किया इसने, और सेक्शन 370 में कुछ रिफॉर्म किया, सुधार किया, अमेंडमेंट किया, जो ये क्या करता है, जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं उनको काउंटर करता है, रोकता है। ये जो सेक्शन है आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का। तो यही कुछ था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। और कुछ ये देख लो आप कि ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और कंपनसेशन कहाँ दी जाती है। देखो, इतने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस आए हैं 2011 से 18 के बीच में। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट के अनुसार, देखो ये सब कुछ आप नोट करके चलना। आप इसे किसी एस्से में यूज कर सकते हो, ये डेटा आप किसी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, और जैसे ही आप डेटा आप डालोगे, जिस पर्सन ने डेटा नहीं याद कर रहा उससे आपको 1 से 1.5 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये इसको रिकॉर्ड करता है, रिपोर्ट तैयार करता है कि पूरे देश में कितने केस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, कितने लोगों को खरीदा बेचा गया है। 2011 से 18 के बीच में 35,983 लोगों को खरीदा बेचा गया है, और इनमें से कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने कंपनसेशन के लिए पिटीशन डाली थी, कंपनसेशन दी जाए हमें, ऐसे थे, और जिन्हें कंपनसेशन दे दी गई 2011 से 19 के बीच में, जिन्हें कंपनसेशन दी। कंपनसेशन का मतलब है कि उन्हें मुआवजा दिया, उन लोगों को छुटाया गया और वहाँ से जहाँ पे वो बंदी बना के रख रखे थे, और उन्हें मुआवजा दिया गवर्नमेंट ने, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड शुरू कर सकें, अपना नॉर्मल जीवन। ऐसे सबसे ज़्यादा पर्सन थे दिल्ली में। तो दिल्ली में 47 लोगों को कंपनसेशन दी गई, मुआवजा। उसके बाद झारखंड में 17। तो ये 1-2 आप याद रख सकते हो, बाकी सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 82 लोगों को ये दिया गया कंपनसेशन 2011 से 19 के बीच में। और 2011 से 19 के बीच में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन डाली, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन देखो डाली है, लगभग 107 लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी कि हमें मुआवजा दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए इस ट्रैफिकिंग से बचने के लिए और हम अपना जीवन यापन शुरू कर सकें। ये सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पिटीशन आई थी, याचिका आई थी, एप्लीकेशन 28, उसके बाद कर्नाटक में 26 और झारखंड में भी 26। तो ये कुछ डेटा आप याद रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट 2021। ये हमने ऑलरेडी पढ़ ली है वैसे, ट्रैफिकिंग रिपोर्ट। इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको, देखो ये क्या है, इसी का ही पार्ट है ट्रैफिकिंग। इसी का पार्ट कैसे है, देखो हम ट्रैफिकिंग का जो अभी बिल पेश किया है, ये हमने कल रिपोर्ट पढ़ी थी, ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट 2021। ये यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट है कि उसने जारी की थी। इसमें ये बताया गया था कि कौन से देश में कितने प्रयास किए गए ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, और 3 कैटेगरी में बांटा था कंट्रीज़ को, टियर 1, 2, 3। और इंडिया कौन सी कैटेगरी में था बताओ, आपको याद है तो? इंडिया था सेकंड कैटेगरी में। मतलब उसने एक यूएस का कानून बना हुआ है, जिसने अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, वो तो है फर्स्ट कैटेगरी में। जिसने अच्छे से लागू नहीं किया लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं अपने इंडिया लेवल पे, जैसे अपने देश कंट्री के लेवल पे, तो उसको सेकंड कैटेगरी में रखा था जिसमें इंडिया था। और जिसने कुछ भी नहीं किया है ट्रैफिकिंग के लिए, उसे थर्ड कैटेगरी में रखा था। तो ये रिपोर्ट जारी की थी कि कोविड-19 की वजह से कितने लोगों की ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंक्रीज हुई है, कितने लोग वनरेबल हुए हैं, और कितने लोगों ने एंटी ट्रैफिकिंग एफर्ट्स लगाए हैं, कितनी कंट्रीज़ ने, कितनी मतलब देशों ने कितने एफर्ट लगाए हैं। तो इंडिया भी इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर सका है और अपने देश से ट्रैफिकिंग को एलिमिनेट नहीं कर सका है। रिमूव, एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव करना, तो ट्रैफिकिंग के केस रिमूव नहीं हो गए हैं। इंडिया में भी अभी जो बॉन्डेड लेबर है उसके लिए सही से कानून नहीं बनाया, मतलब कानून तो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है बॉन्डेड लेबर को। बॉन्डेड लेबर होती है बंधुआ मजदूर। ऐसे मजदूर, मान लो किसी ए आदमी ने बी आदमी से उधार लिया, एक फॉर्म बता रहा हूँ, बॉन्डेड लेबर की कई सारी फॉर्म होती हैं। जैसे ए आदमी ने बी आदमी से कर्जा लिया, लोन लिया, एक ही गांव में रहते हैं, ये एक ही विलेज में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं या शहर में रहते हैं। तो अब क्या होगा, ए आदमी गरीब आदमी है, इसका लोन जो कर्ज लिया था बी का, वो लौटा नहीं पाया, इसे दे नहीं पाया, वापस पे नहीं कर पाया। अब बी आदमी क्या कहेगा, भाई साहब आप लौटा नहीं पा रहे हो, आपके पास जॉब भी नहीं है, तो ऐसा करो आप मेरे घर में आके अगले 1 साल तक काम करो, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करोगे तो आपकी जितना कर्ज लिया वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये बॉन्डेड लेबर हो जाती है, इस तरह से बंधुआ मजदूर हो गया, बिना सैलरी के काम करेगा, समझ गए? या सैलरी देगा, थोड़ी बहुत सैलरी देगा और बाकी की सैलरी काट लेगा कि ताकि इसका जो कर्ज दिया था वो अपना फुलफिल कर सके। कुछ ये एक फैक्ट्स याद रखना इसमें। इसमें ये क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जो 1997 में बनी थी। जितने भी क्राइम वगैरह होते हैं ड्रग्स से रिलेटेड या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, वो सबको ख़त्म करने के लिए उनको क्या है, इन केसेस को रजिस्टर करती है और वर्ल्ड वाइडली इन पे मॉनिटरिंग करती है कि कितने केस कहाँ पे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। इसने एक कैंपेन चलाया था, अभियान, इंटरनेशनली एंटी ट्रैफिकिंग प्रोग्राम, के जो ट्रैफिकिंग होती है उसको लोगों को जागरूक कराना और इसको रोकना। उस कैंपेन का आपको नाम याद रखना है, ब्लू हार्ट कैंपेन। ब्लू हार्ट कैंपेन किससे संबंधित रखती है ऐसा पूछ लिया जाए तो आप याद रखोगे एंटी ट्रैफिकिंग प्रोग्राम से। किसने लॉन्च की थी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ने। तो इतना बस याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है यूएस चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट। इसमें देखो पूरा इसका निचोड़, इसका पूरी आर्टिकल का निचोड़ यही है कि एक यूएस क्या है, चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट है, अमेरिका का एक कानून है, एक्ट है। इसमें यह कहा गया कुछ ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने 18 साल से कम बच्चों को अपनी आर्मी में, अपनी जो उनकी एयरफोर्स है, आर्म फोर्स है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उनमें भर्ती किया हुआ है 18 साल से कम बच्चों को। और इसके अकॉर्डिंग 18 साल से कम बच्चों को मतलब रिक्रूटमेंट करना गलत है, इलीगल है। और अधिकतर आपने देखा होगा सब जगह, हमारे इंडिया में भी 18 साल से ऊपर के बच्चों को ही रिक्रूट किया जाता है, उससे कम को नहीं किया जाता। तो इसमें अभी यूएस ने पाकिस्तान को भी ऐड किया है। पाकिस्तान में भी ये देखा गया कि वहाँ 18 साल से कम बच्चों को आर्म फोर्स में रिक्रूट कर लिया जाता है, भर्ती कर दिया जाता है। पाकिस्तान के साथ साथ 14 और भी कंट्री हैं जिनको इस लिस्ट में डाला गया। इसमें यह कहा गया कि वो चाइल्ड सोल्जर्स को यूज करते हैं और रिक्रूट किया जाता है उनका आर्म फोर्सेस में। कुछ और कंट्री कौन है पाकिस्तान के अलावा, ये आप याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लो। टर्की, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, कॉन्गो, ईरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सूडान, सीरिया, वेनेजुएला,
यमन। ये कंट्री हैं कुछ जो मोस्टली मिडल ईस्ट में हैं। ये वाला जो पार्ट है मिडल ईस्ट बोलते हैं इसको, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में कंट्री हैं जो ये कंट्री देखी गई हैं। इन्होंने क्या है, सोल्जर रिक्रूट किए हैं बच्चों को, 18 साल से कम बच्चों को ये रिक्रूट किया हुआ है इसमें। तो ये इसमें बोला है कि पाकिस्तान भी है और ये 14 कंट्रीज और भी हैं जिन्होंने रिक्रूटमेंट किया हुआ है। ये 2008 का एक्ट है। तो इस एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बोलता है ये कहता है कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, विदेशी गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है आर्म ग्रुप में बच्चों का रिक्रूटमेंट, कि वो चाइल्ड सोल्जर को यूज करती है। ये एक्ट कहता है कि ये एक्ट एक रिपोर्ट है जो पब्लिकेशन होती है यूएसए में, जो ऊपर हमने देखी थी ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट। ये एनुअल रिपोर्ट है। इसका डेटा लेता है, फॉरेन गवर्नमेंट की लिस्ट बनाता है कि किस किस पर्सन ने प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में चाइल्ड को यूज किया है सोल्जर की तरह, और उन्हें डेजिग्नेट करता है और उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। एक तरह से सिक्योरिटी असिस्टेंस की, कॉमर्शियल लाइसेंसिंग ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, ये वगैरह रेस्ट्रिक्शन होती हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब उन पर रोक वगैरह। ये चाइल्ड सोल्जर होते क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के, उन्हें रिक्रूटमेंट किया जाए गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेज में, पुलिस में, या और भी कोई सिक्योरिटी फोर्स है उसमें भी। कोई ऐसा पर्सन 15 साल से कम का है और वॉलंटरी रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसका अपनी मर्जी से उसका भर्ती किया जा रहा है आर्म फोर्स पुलिस में, तब भी वो चाहे इसमें आएगा, इस लिस्ट में उसको लिस्ट किया जाएगा कि उसने 18 साल से कम के बच्चों को रिक्रूटमेंट किया है। अगर कोई पर्सन 18 साल से कम है और उसे आर्म फोर्स की डिस्टिंक्ट सर्विस में उसे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, तब भी उसे समझा जाएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग सर्विस में, लड़ने के लिए नहीं बल्कि सहायक सेवाएं जो होती हैं, जैसे आर्मी में मान लो कुक की तरह भर्ती कर लिया, उसे कुक जो होते हैं ना खाना बनाने वाले, या पोर्टर या मैसेंजर जो होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मैसेज पहुंचाने वाले, सूचना देने वाले, या मेडिकल सर्विस में, या गार्ड, या फिर कोई सेक्स स्लेव है, तो इन भर्तियों पे भी उसे किया है, तब भी उसे लिस्टेड किया जाएगा इस लिस्ट में उस कंट्री को। अब कंट्री को आइडेंटिफाई कैसे किया जा कैसे देखते हैं, देखो गवर्नमेंट है जो यूएस गवर्नमेंट, उसके कुछ अधिकारी होते हैं, पर्सनल होते हैं, कर्मचारी, वो रिसर्च करते रहते हैं, या फिर वो यूनाइटेड नेशन की कोई रिपोर्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन ने कोई रिपोर्ट दी है ऐसी, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल या इंटरनेशनल एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थाएं, या कोई इंटरनेशनल डोमेस्टिक मीडिया की रिपोर्ट है कि उसने कहा है कि इस हमारे देश ने, मीडिया हाईलाइट कर देती है ना कि देश में इतने बच्चों को हाईलाइट मतलब रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है 18 साल के कम उम्र के बच्चों को, तो इसके आधार पे ये यूएस क्या है लिस्ट करता है किसी भी कंट्री को। तो इसमें यही था, एक ये फैक्ट याद कर सकते हो। रोम स्टैच्यूट है एक, रोम स्टैच्यूट आपको याद होगा, इसके रोम स्टैच्यूट के अकॉर्डिंग ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना था 2002 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग में है। नीदरलैंड कंट्री है एक यूरोप में, उसकी कैपिटल है राजधानी हेग, वहाँ पे है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है और चाइना भी मेंबर नहीं है। ये रोम स्टैच्यूट एक कानून है, लॉ है, ये कहता है कि अगर ऐसा चाइल्ड है जो 15 ईयर से कम है, 15 साल से कम उम्र का है, और उसे सेना में भर्ती किया जा रहा है, आर्म फोर्स में रिक्रूटमेंट किया जा रहा है उसका, तो उसको समझा जाएगा एज ए वार क्राइम। यह वार क्राइम का मतलब युद्ध अपराध समझा जाएगा उसे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिटी 22 मिशन। यूनिटी 22 मिशन है एक, जिसमें कुछ लोगों को आसमान में भेजा जाएगा स्पेस में। एक वर्जन गैलेक्टिक, एक कंपनी का नाम है वर्जन गैलेक्टिक, ये ब्रिटिश अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है, अमेरिका में है। अमेरिका का एक स्टेट है, राज्य, जिसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में एक जगह है मोजावे, कैलिफोर्निया में एक जगह है मोजावे। मोजावे आपने डिजर्ट पढ़ा होगा, डिजर्ट होता है रेगिस्तान, जहाँ पे रेत ही रेत बहुत होता है, जैसे राजस्थान में हमारे डिजर्ट है रेगिस्तान, तो ऐसे कैलिफोर्निया में मोजावे नाम का एक डिजर्ट है, जगह का नाम है, प्लेस का, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है इस कंपनी का। तो ये एक मिशन इसने लॉन्च किया है यूनिटी 22। इसमें क्या है, इसका एक स्पेस क्राफ्ट है, स्पेसशिप है, जिसका नाम है VSS यूनिटी, मतलब एक स्पेस क्राफ्ट, ऐसा कुछ स्पेस क्राफ्ट है, जहाज की तरह का दिखता है, ऐसा कुछ स्पेस क्राफ्ट है। इसमें क्या होगा, ये एक रॉकेट पावर्ड है, रॉकेट से मतलब इसे पावर दी जाएगी और इसे आसमान में भेजा जाएगा, और इसके ज़रिए कुछ आदमी को, साइंटिस्ट वगैरह को स्पेस में भेजा जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट क्या है, ये 11 जुलाई को लगभग लॉन्च होगा। ये वर्जन जो गैलेक्टिक
कंपनी है, इसने डेवलप किया है एक रॉकेट शिप, यूनिटी रॉकेट शिप, जिसके जरिए इसे भेजा जाएगा। और ये VSS यूनिटी जो स्पेस क्राफ्ट है, जो ऊपर हमने देखा था जिसकी तस्वीर, इसका 22nd मिशन है, 22वां मिशन है इसका। लेकिन जो क्रू को लेके जाता है, ये 4th मिशन है क्रूड स्पेस फ्लाइट का। क्रूड का मतलब होता है क्रू का मतलब होता है मेंबर, सदस्य, कुछ लोगों को भेजा जाता है आसमान में। तो ये 4th टाइम लेके जाएगा आसमान में। और ये पहले क्या करेगा, 2 पायलट और 4 मिशन स्पेशलिस्ट को लेके जाएगा। 2 पायलट होंगे इसमें चलाने वाले, VSS यूटिलिटी जो जहाज है, ये स्पेसशिप है, एयरक्राफ्ट है। और 4 मिशन स्पेशलिस्ट होंगे, 4 लोग होंगे जिनको लेके जाएगा। और इसमें जो वर्जन ग्रुप के फाउंडर हैं, जो मालिक हैं इस कंपनी के, वो भी होंगे, रिचार्ड ब्रांसन, ये भी जाएंगे इनके साथ। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बस एक्सपीरियंस लेंगे जाके, ये देखेंगे स्पेस में कैसे रहते हैं, क्या है उसमें, ऐसा क्या लोगों को फील होता है जब स्पेस में जाते हैं, आसमान में जाते हैं। तो ये मिशन सिग्निफिकेंट कैसे इंडिया के लिए, मतलब इंडिया के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, यूएस का भेजा जा रहा है, हमारा क्या मतलब है पढ़ने का। हमारा मतलब ये है भाई साहब, एक एस्ट्रोनॉट है जिनका जन्म हुआ था इंडिया में, वो भी जा रही हैं इस स्पेस क्राफ्ट में एज ए क्रू मेंबर, जिनका नाम है श्रीसा बांदला इनका नाम है। ये भी जा रही हैं इस स्पेस क्राफ्ट में। इससे पहले 2 वुमन जा चुकी हैं इंडियन ओरिजिन के स्पेस में, आसमान में। एक है कल्पना चावला, आपने नाम सुना ही होगा, और एक है सुनीता विलियम्स। ये इंडियन ओरिजिन की वुमन थी जो जा चुकी हैं। और ये श्रीसा बांदला 3rd वुमन होंगी जो स्पेस में जा चुकी हैं। और इंडिया में जो पहले पर्सन गए थे, मेल स्पेस में गए थे इंडिया के, वो है राकेश शर्मा, ये स्पेस में जा चुके हैं ऐसे आसमान में। अब इसकी यूनिकनेस क्या है, VSS यूनिटी स्पेसशिप की, इसकी देखो यूनिकनेस ये है, एक अलग इसका ये है कि एक ना स्पेस क्राफ्ट है, वाइट नाइट 2 नाम का एयरक्राफ्ट है, एक एयरक्राफ्ट इसमें रखा जाएगा। जो स्पेस क्राफ्ट है ना, VSS यूटिलिटी यूनिटी नाम का है, जो ये VSS नाम का स्पेसशिप है, इस स्पेस क्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा एयर में ही। देखो ये कुछ ऐसा है, वाइट नाइट 2 इस तरह का है, इस पे रखे, यहाँ एयर से ही लॉन्च किया जाएगा। और ये इसमें बैठे होंगे ये 2 पायलट और 4 ये जो होंगे आदमी, एस्ट्रोनॉट वगैरह बैठे होंगे। और ये 90 किलोमीटर अबव तक जाएगा, मतलब ये अर्थ है, अर्थ से 90 किलोमीटर ऊपर तक ये रहेगा। और पैसेंजर वहाँ पे फील करेंगे वेटलेसनेस का मतलब वो वजन ही नहीं है ऐसा फील करेंगे। क्योंकि देखो जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो ग्रेविटी कम होती चली जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी का। क्योंकि जैसे ही आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो तो पृथ्वी का जो फोर्स है, ग्रेविटी है, वो अपनी तरफ खींच लेती है, नीचे आके गिर जाती है। लेकिन जब आप बहुत ऊपर चले जाते हो तो ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है, तो वहाँ पे ऐसा फील हो जाता है कि हमारी बॉडी में वेट ही नहीं है, वेटलेस फील मतलब होता है फील। वेट क्या होता है, वेट और मास में फ़र्क होता है भाई साहब। देखो वेट आप जनरली यूज करते हो, वेट आप जाते हो कि हमें वेट कितना नापते हो, वो वेट नहीं है, वो है आपका मास। साइंटिफिक टर्म में होता है मास, भार, जितना आप में भार है ना, आप 90 किलो के हो, 40 किलो के या 5 किलोग्राम के हो, नवजात शिशु हो आप, तो वो आपका मास है आपकी बॉडी में। और वेट क्या होता है, वेट को हिंदी में वजन बोलते हैं, लेकिन वेट का मतलब होता है कि अर्थ और कोई भी बॉडी रखी है अर्थ पे, जैसे आप अर्थ पे बैठे हो, अभी पृथ्वी पे बैठे हो आप, अर्थ और आपके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, एक बल लग रहा है जो आपको पृथ्वी अपनी तरफ चिपकाए हुए है, समझ रहे हो, वो फोर्स को बोलते हैं वेट, समझ रहे हो, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए ऑब्जेक्ट बॉडी और अर्थ, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो वहाँ पे जाके स्पेस में वेटलेसनेस फील होगा और वहाँ से ये अर्थ कर्वेचर को देख सकेंगे ये लोग। अर्थ कर्वेचर का मतलब ये अर्थ है, इस कर्वेचर कैसा है इसको व्यू कर सकेंगे ऊपर से, अर्थ कैसी दिखती है, पृथ्वी कैसे दिखती है। और कहाँ से देखेंगे, एज ऑफ स्पेस से। एज ऑफ स्पेस क्या है, एज ऑफ स्पेस बोलते हैं कि अर्थ से ऊपर लगभग 80 किलोमीटर ऊपर, 80 किलोमीटर ऊपर इस लेयर को बोलते हैं एज ऑफ स्पेस। कहने का मतलब ये, देखो अर्थ के ऊपर लगभग 640 तक एटमॉस्फेयर बोलते हैं हम इसको, एटमॉस्फेयर। लेकिन जो लगभग हम एज ऑफ स्पेस को डिफाइन करने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, और ये है स्पेस की बाउंड्री लाइन, ये है आउटर स्पेस, ये है आउटर स्पेस
देखो ये तो है अर्थ, ये 80 किलोमीटर तक ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर। और यहाँ ऊपर है स्पेस, आउटर स्पेस, बाहर वाला स्पेस, मतलब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर वाला स्पेस। तो बाहर के स्पेस और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसी को बोलते हैं एज ऑफ स्पेस। क्या बोलते हैं? एज ऑफ स्पेस। तो एज ऑफ स्पेस क्या है? अर्थ एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में बाउंड्री लाइन, जो लगभग 80 किलोमीटर के बीच में समझी जाती है। लेकिन ओवरऑल जो अर्थ का एटमॉस्फेयर समझा जाता है वो अर्थ से ऊंचाई पे जाएंगे 640 किलोमीटर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर समझा जाता है। तो ये सिर्फ ये याद रखना, एज ऑफ स्पेस को 80 किलोमीटर तक हम डिफाइन करते हैं, इतना बस इसमें याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंक्लूजन ऑफ रिटेल एंड होलसेल ट्रेड अंडर एमएसएमई। अभी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, जो रिटेल और होलसेल ट्रेडर होते हैं उनको एमएसएमई में इंक्लूड कर दिया है। एमएसएमई होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो छोटे उद्योग होते हैं ना, इनकी डेफिनेशन भी डिफाइन की गई है, क्राइटेरिया होता है इनका। लगभग जो मीडियम इंटरप्राइजेज होती हैं जिनका 250 करोड़ तक का एनुअल टर्नओवर है, उनको डिफाइन किया जाता है कि वो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं। तो इस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है, माइक्रो स्मॉल के लिए अलग अलग है। तो ये जो होती हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको एमएसएमई डिक्लेयर किया जाता है। तो इसमें रिटेल और होलसेल ट्रेड को अभी इंक्लूड कर दिया है कि इनको भी फैक्ट्री की तरह, इंडस्ट्री की तरह समझा जाएगा, रिटेल और होलसेल ट्रेड्स को। रिटेल होता है, जैसे रिटेल होता है आप दुकान पे सामान खरीदने गए, डायरेक्ट कंज्यूमर ने लिया, तो ये जो बेच रहा है दुकान वाला, ये हो गया रिटेल, रिटेलर हो गया। तो ये रिटेल ट्रेड हो गई। होलसेल ट्रेड होता है, होलसेल में कोई चीज़ लेके आते हैं, कंज्यूमर नहीं खरीद रहा उसे, उसे वो मिडल मैन खरीद रहा है, शॉप वाला, दुकान वाला। किसी से? होलसेलर से, होलसेलर से खरीद रहा है। जैसे आप मंडी में जाते हो सामान लेने के लिए, तो मंडी में जैसे ये सब्जी लेके आया सब्जी वाला, ये होलसेलर से लेके आया, तो ये है होलसेल ट्रेड। जो मंडी में सब्जियां बेच रहे हैं या कुछ भी सामान बेच रहे हैं किसी में कहीं पे भी, वो होलसेलर हो गए। और रिटेल ट्रेडर कौन हो गए? रिटेल ट्रेड का मतलब हो गया आपका, रिटेल ट्रेडर मतलब बेचने वाला, और रिटेल ट्रेड मतलब जो व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, जो रिटेल ट्रेड ये हुई जो कंज्यूमर खरीद रहा है डायरेक्टली इनसे, वो हो गई रिटेल ट्रेड। तो इन चीज़ों को भी अभी एमएसएमई में डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने। अब इसका फ़ायदा क्या है, इम्प्लीकेशन क्या होंगे, इसके क्या संकेत दे रहा है, इनको डाल दिया। देखो ये चीज़ याद रखनी है, एमएसएमई में इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आते हैं जो कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, और सर्विस सेक्टर भी आते हैं, छोटे उद्योग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लो होटल रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, सर्विस देते हैं ये, तो ये एमएसएमई में आते हैं। ऐसे कोई भी और सर्विस दे रहा हो, मसाज सेंटर हो, ये भी सर्विस सेंटर हैं। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्लूड नहीं करता एमएसएमई सेक्टर, ये आपको याद रखना, इट डज नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसमें रिटेल और होलसेल ट्रेड में जो सर्विस सेक्टर होते हैं, जो ऐसे सर्विस सेक्टर होते हैं जो रिटेल और होलसेल ट्रेड में हो, उनको भी एमएसएमई का पार्ट नहीं समझा जाता था, क्योंकि ये भी तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ना करते हैं, ये गुड्स वगैरह थोड़ी ना प्रोवाइड मतलब पैदा करते हैं, ये तो सिर्फ खरीदते हैं जिसने पैदा किए, और होलसेल करेंगे, आगे रिटेल करेंगे, उसे आगे कस्टमर को देंगे, कंज्यूमर को देंगे। तो ये अभी सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं थी अब तक, लेकिन अब बना दिए नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की गाइडलाइंस अप्लाई होंगी इन पे, रिटेल और होलसेल ट्रेड पे। अब ये गाइडलाइंस है क्या? पीएसएल की, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की क्या है गाइडलाइंस? लैंडिंग का मतलब होता है उधार देना, ये गाइडलाइंस है। देखो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार जो कोई भी बैंक है इंडिया का, उसे अपना 40% जितना भी उसके पास कैपिटल है, जितना भी मतलब लोन देता है वो, जितना भी लोन प्रोवाइड करता है किसी को भी, उसमें से 40% इन प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग करनी पड़ती है उन्हें। जो फैक्ट्री वगैरह, कंपनी वगैरह, कोई भी इंडस्ट्रीज पीएसएलई में आती हैं, पीएसएल में, उनको वो लोन देते हैं 40%, जितना भी लोन दिया उसका 40% इनको देंगे, जो इसमें इंक्लूड होगा। तो अब एमएसएमई भी इंक्लूड है इनमें, और ये अभी रिटेल और होलसेल भी कर दी, तो इनको क्या लोन मिलेगा गवर्नमेंट से, और अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकेंगे। मतलब इन्हें ये होगा, सिंपल टर्म में लोन दिया जाता है, और इनकी जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, ब्याज की दर बहुत ही कम होती है, इसमें यही फ़ायदा होगा बस। और ये 40% होता है कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग में देना पड़ता है अपना। कौन कौन से आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में? देखो एग्रीकल्चर सेक्टर आते हैं, इनको भी देना पड़ता है इस 40% में से कुछ परसेंट, एमएसएमई को देना पड़ता है,
एक्सपोर्ट क्रेडिट को देना पड़ता है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा हो, छोटा उद्योग है। एजुकेशन के लिए लोन देते हैं, हाउसिंग के लिए, घर बनाने के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्कूल बिल्डिंग हॉस्पिटल बनाने के लिए देते हैं, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आता है। रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीनीकरण ऊर्जा, सोलर एनर्जी बना रहे हैं या विंड एनर्जी, ऐसा प्लांट लगा हुआ है, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आता है। कुछ अदर और भी हैं कुछ जो आते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। यूपीएससी पूछ लेता है कौन कौन से, पूछा हुआ है कई बार, 2 से 3 बार पूछा है पिछले 10 साल में ही, उठा के देखो आप, ये पूछे हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं, जिनको आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार बैंक 40% लोन देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इतने ही थे आज के टॉपिक। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीडीएस के रिगार्डिंग। हमने स्पेशल लेक्चर लेके इसको पढ़ा था और बहुत बार न्यूज़ में रहा है, 3 से 4 बार इस ईयर में अभी तक। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये मिलिट्री अफेयर्स के डिपार्टमेंट के चेयरमैन होते हैं, हेड करते हैं। ये जो साइबर और स्पेस के रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी कमांड देते हैं, मतलब डायरेक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं। मिलिट्री एडवाइजर की तरह फंक्शन करते हैं ये। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है जो, उसके मिलिट्री एडवाइजर की तरह काम करते हैं, एडवाइस वगैरह देते हैं गवर्नमेंट को। और ये सीडीएस है, ये आरटीआई एक्ट है उसके अंदर आता है। कोई भी आदमी, आप या हम, आप भी आरटीआई लगा के इससे इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो क्या सीडीएस से, किसी के रिगार्डिंग कितना खर्चा किया आपने, आर्म फोर्स कितने खरीदे आपने, इफ वीपन्स कितने खरीदे, हथियार कहाँ से कितने हथियार खरीदे, ऐसे जानकारी ले सकते हो क्या सीडीएस के बारे में। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, 13134, 1234 या फिर 123। इसका सही आंसर है सी। सारे के सारे करेक्ट हैं। सीडीएस आरटीआई के दायरे में आता है, ये भी याद रखना आपको, और बाकी के सारे करेक्ट हैं। लेक्चर देख लेना अगर नहीं देखा तो आपने, सीडीएस का लेक्चर बना होगा, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में होगा शायद। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इंडिया की इंडेक्स है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, ये इंडिया के लिए कौन जारी करता है ये बताना आपको। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, नीति आयोग, या यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका सही आंसर है नीति आयोग करता है भाई साहब, इसको अभी रिलीज़ किया 2020-21 की, पढ़ा भी था हमने। मेघालय प्लेटू है जो, मेघालय आपने पता ही होगा आपको, असम के पास मेघालय एक कंट्री है, वहाँ पे मेघालय प्लेटू है। प्लेटू होता है पठार को बोलते हैं, ऐसा कुछ जो प्लेन होता है उसको प्लेन एरिया बोलते हैं। और पठार क्या होता है, जैसे ये एरिया है यहाँ पे समतल एरिया, इससे कुछ एरिया उठा हुआ होता है, इससे एरिया थोड़ा उठा हुआ होता है, उसे बोलते हैं पठार या प्लेट्यू। तो ये मेघालय प्लेट्यू है। यहाँ पे क्या है, वेजिटेशन बहुत ही कम है, पेड़ पौधे बहुत ही कम है, और यहाँ पे इरोजन होता रहता है, हाईली इरोजन। इसका कारण क्या है, यहाँ पे वेजिटेशन कम है, मतलब यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है क्या, इट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम मानसून, या यहाँ पे वॉल्केनिक जोन है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है क्या, ज्वालामुखी इरप्ट होते रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग पाते ज़्यादा, या यहाँ पे मिनरल्स हैं जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं, या फिर यहाँ पे प्लेट मूवमेंट होती रहती है, अर्थक्वेक आते रहते हैं जिनकी वजह से वेजिटेशन नहीं होता, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम है। इसका कारण है मैक्सिमम रेनफॉल। मानसून में क्या है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है जिसकी वजह से इरोजन हो जाता है, यहाँ पे मृदा अपरदन हो जाता है, सॉइल इरोजन, मिट्टी यहाँ पे पहाड़ों से नीचे चली जाती है, और जो पहाड़ पता है आपको, पत्थर वगैरह पे तो पेड़ उग नहीं सकते, तो इस वजह से यहाँ पे वेजिटेशन कम होता है मेघालय प्लेट्यू पे। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका फोल्ड माउंटेन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है। फोल्ड माउंटेन आपको करेक्ट बताना है। फोल्ड माउंटेन क्रिएट होती हैं ओरोजेनी प्रोसेस से। ओरोजेनी होता है एक ये माउंटेन इधर से सर्क रही है धीरे 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 धीरे, मतलब एक ईयर में 1 सेंटीमीटर या कितना, आधा सेंटीमीटर सरक रही है, इधर से दूसरी सरक रही है, यदि आपस में टकराएंगी तो ये यहाँ से ये माउंटेन थोड़ा ऐसे हो जाएंगी, मतलब थोड़ा फोल्ड हो जाएगी ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। इस फोल्ड की वजह से इसी को फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो ये ओरोजेनी प्रोसेस होता है, इसी की वजह से बनती है फोल्ड माउंटेन। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बाकी की दो बतानी है आपको। ये क्रिएट होती हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से, जिनको कभी कभी कॉन्टिनेंटल कोलिजन जोन भी बोलते हैं या कंप्रेशन जोन। जो मोस्ट ऑफ फोल्ड माउंटेन होती हैं वो ग्रेनाइट मतलब इग्नियस रॉक से बनी होती हैं, इग्नियस रॉक से बनी होती हैं। आपको ये बताना है इसमें करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, ओनली सेकंड। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, पहले दो बिल्कुल करेक्ट है, ए आंसर हो जाएगा। पहला तो हमने समझ लिया, दूसरा बिल्कुल सही है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलती हैं, आपस में टकराती हैं, जब आपस में दूर जा रही हैं, एक इधर माउंटेन जा रही है, प्लेट माउंटेन प्लेट, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट।
तो ये कन्वर्जेंट भी बोलते हैं इसको बाउंड्री, या डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं, या कॉन्टिनेंटल कॉलिजन जोन्स, कॉलिजन हो रहा है ना, कॉलिजन का मतलब टकराव, कंप्रेशन जोन, कंप्रेस कर रही हैं आपस में। तो ये इसमें जो मोस्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन होती हैं वो इग्नियस रॉक नहीं होती, उसमें देखो 3 टाइप की रॉक होती हैं। एक तो इग्नियस हो गया आपका, इग्नियस, इग्नियस आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में। देखो ज्योग्राफी के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, कुछ भी बुक मत पढ़ना। कोई आपसे गधा सजेस्ट करे ना कि माजिद हुसैन पढ़ लो, महेश बर्मान पढ़ लो, वेस्ट मत करना बिल्कुल भी टाइम, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। अगर ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो आपको क्या पढ़ना है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी, वरना आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो और 10 से 15 बार रिवाइज करो, तब जाके याद होता है कि कौन से पेज पे क्या लिखा और क्या है, तभी होगा। 1-2 बार में बेटा किसी को भी याद नहीं होता। आप सोच रहे हो ना इसमें ज़्यादा दिमाग है, एक बार में इसको याद हो गया, उसने बचपन से मेहनत की होगी, बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़ा है, अच्छे स्कूल में पढ़ा है, अच्छे टीचर मिले हैं पढ़ाने के लिए और अच्छे तरीके से समझाया है। आपने अगर आपको ऐसे स्कूल में पढ़े हो, टीचर ने दे दिया आप जाओ क्वेश्चन याद करके लाना, कल मुझे सुनाना, तो ऐसे ज्योग्राफी आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है, ऐसे याद नहीं होगी आपको 1-2 बार में, 10 से 15 बार पढ़नी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, तब जाके याद होगी। तो 3 तरह की रॉक होती हैं, एक तो इग्नियस रॉक, एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक, और एक होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री। तो ये जो फोल्ड माउंटेन होती हैं सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं प्राइमरीली, अधिकतर इनमें यही होता है, इग्नियस रॉक की नहीं बनी होती है, अधिकतर सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक होती हैं। सेडिमेंट्री होती हैं भाई साहब रॉक जो सेडिमेंट से मिलकर बनी होती है, मतलब यहाँ पे जमा होते रहते हैं सेडिमेंट, इरोजन होके आया, यहाँ से कुछ पत्थर आए, यहाँ से आए थोड़े पत्थर, और ये आगे सेडिमेंट बना लेते हैं और पहाड़ बन जाता है जुड़ जुड़ के। और मेटामॉर्फिक होता है सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक ही क्या होती हैं, प्रेशर, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये चेंज हो जाता है, इनका चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं। और इग्नियस रॉक बाहर से लावा वगैरह निकलता है, मैग्मा वगैरह निकलता है, उसकी वजह से बनती है इग्नियस रॉक। नेक्स्ट है आपका ग्रेट हिमालयाज के बारे में बताना है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट अलग अलग दी हुई हैं। पहली कह रही है जो ग्रेट हिमालयाज हैं वो ग्रेनाइट रॉक से बने हुए हैं अधिकतर। जो डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू आप जानते हो ना, ये अपना हिंदुस्तान है, यहाँ पे जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये कर्नाटक वगैरह, तेलंगाना, आंध्रा, ये वाला जो एरिया है ये डेक्कन प्लेटू में आता है। डेक्कन का पठार, दक्कन का पठार लिखा होता है इंग्लिश में, और इंग्लिश में अंग्रेज लोग बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, समझ गए। तो ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये रेनफॉल, हैवी रेनफॉल रिसीव करता है थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर का होता है पूरे सालों साल ये ज़्यादा भारी बरसात होती है यहाँ पे, क्योंकि ये विंड वर्ड साइड में फॉल करता है, जो सेंट्रल सदर्न इंडिया की मेजर हिल्स हैं विंड वर्ड साइड होती है। देखो ये जैसे माउंटेन है, माउंटेन है, यहाँ से विंड आती है, विंड आएगी भाई साहब वो पानी लेके आएगी, पानी लेके आएगी, इससे टकराएगी, टकराएगी ऊपर जाएगी, कंडेंसेशन होगा, यहाँ पर बादल बनेगा। तो ये विंड वर्ड साइड होती है, इसी को बोलते हैं ओरोग्राफिक इफेक्ट। ओरोग्राफिक इफेक्ट होता है ये। ओरोग्राफिक इफेक्ट क्या हो गया कि हवा आई यहाँ से तेज, मॉइस्चर था, टकराई, ऊपर चली गई, टकराई, ऊपर जाएगी, कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो फिर यहाँ पे बरसात होगी, ये विंडवर्ड साइड होगी। और ये होती है लीवर्ड साइड, दूसरी साइड, क्योंकि यहाँ पे तो बीच में पहाड़ आ गया, यहाँ पे जा ही नहीं पाई, क्योंकि पहाड़ को तोड़ के थोड़ी ना चली जाएगी भाई साहब हवा, विंड चली जाएगी कैसे, तोड़ के नहीं जाएगी। तो ये दूसरी साइड क्या होगी, लीवर्ड साइड, ये लीवर्ड साइड होगी, यहाँ पे बरसात कम होती है। यही कारण होता है कि डेक्कन प्लेटू क्या है, जो वेस्टर्न घाट है अपना, ये वेस्टर्न घाट है यहाँ पे, इसके ये ईस्टर्न साइड में, यहाँ पे हवा आती है साउथ वेस्ट मानसून की, यहाँ पे बारिश हो जाती है पुणे वगैरह में, इधर हो जाती है, मतलब यहाँ पे मुंबई में। लेकिन जो इसके वेस्टर्न घाट के इधर वाले जो साइड है, इधर वाला रीजन है, उस पर बहुत ही कम बारिश होती है, और डेक्कन प्लेटू भी इधर साइड है, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं होती, कम होती है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ग्रेट हिमालय ग्रेनाइट रॉक से बने हुए हैं, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट नहीं है भाई साहब, इतने ही थे आज के टॉपिक।